हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फॉर ब्रेन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं और फॉर ब्रेन में हम ऑल्फैक्टरी लॉब, सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर पढ़ चुके हैं और आज हम देखिए पढ़ेंगे डायनसेफेलॉन। और डायनसेफेलॉन जो है इसको हम क्या कहते हैं, थैलमेनसेफेलॉन भी कहते हैं और ये फॉर ब्रेन का अंतिम पार्ट है। अगर इसको हम हमारे ब्रेन में देखना चाहें तो ये पूरी तरह से कवर है। किससे? ये पूरी तरह से कवर है आपके जो परमस्तिष्क गोलार्ध है, ये वाले दोनों, इनके द्वारा ये पूरी तरह कवर है। लेकिन फिर भी इसका एक छोटा सा पार्ट हमें नजर आ जाता है जो कि परमस्तिष्क गोलार्धों के द्वारा कवर नहीं है। वो जो पार्ट दिखाई देगा डायनसेफेलॉन का या थैलमेनसेफेलॉन का, वो कौन सा होगा? वो होगा हमारे मस्तिष्क में मिलने वाली एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे कि पीनियल बॉडी कहते हैं, वो पार्ट जरूर दिखता है और वो हम कहें कि डायनसेफेलॉन का पीछे का पार्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि साहब ये डायनसेफेलॉन होता कहाँ पे है, इसकी पोजीशन कहाँ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है ये दोनों के बीच में होता है, एक सेरिब्रम और दूसरा है मिड ब्रेन। सेरिब्रम को आप क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रमस्तिष्क। और मिड ब्रेन को क्या कहते हो? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। और इन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट रहता है? डायनसेफेलॉन। तो आप इसे यहां देखिए, यहां पर क्या है? यहां पर ये है मिड ब्रेन, ये है मिड ब्रेन और ये आपका कार्पस कैलोजम है। कार्पस कैलोजम, जिसे कि आपने कहा था क्या, पर मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाली श्वेत द्रव्य से बने हुई जो पट्टी है, उसे आपने क्या कहा था? कार्पस कैलोजम, जिसका साइज हमने देखा था 10 सेंटीमीटर। उसके नीचे का जो पार्ट है, वहां पर ये जो रेड कलर में आप देख रहे हो, वो क्या है? डायनसेफेलॉन है। तो ये डायनसेफेलॉन के ऊपर की तरफ कौन हो गया? प्रमस्तिष्क हो गया। और नीचे की तरफ कौन हो गया? मिड ब्रेन। इन दोनों के बीच में इसकी पोजीशन है, यानी स्थिति है। अब हम देखते हैं कि इसमें कोई गुहा मिलती है। तो हमने देखा था कि जो पैरासील थी वो थर्ड वेंट्रिकल में खुल रही थी और वो जो थर्ड वेंट्रिकल था वो डायसील में था। और ये जो डायसील है वो जो है इसका वेंट्रिकल है, या इसमें मिलने वाली गुहा का नाम क्या है? डायोसील है, जिसे कि हमने थर्ड वेंट्रिकल भी कहा था। थर्ड वेंट्रिकल भी कहा था, जो कि पैरासील के थ्रू कनेक्टेड थी। किसके? एक छिद्र के द्वारा। और उस छिद्र को आपने कहा था मुनरो का छिद्र। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आप देखिए, इसकी स्ट्रक्चर को मैंने 3 पार्ट में तोड़ा है। एक एपिथैलेमस और एक मैंने थैलेमस जोड़ा है, एक मैंने देखा है हाइपोथैलेमस। तो इसको 3 पार्ट से मिलकर के पूरा डायनसेफेलॉन फॉर्म होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेन में इसकी पोजीशन देख रहे हैं। पोजीशन के पता करने के बाद में ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये क्या है? ये ही डायनसेफेलॉन है। और इस डायनसेफेलॉन को हमने क्या किया? यहां से बाहर निकाल लिया और इसको जब हमने एग्जामिन किया तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर दिखती है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो वो क्या है? वो डायनसेफेलॉन है। हमने पहला पार्ट देखा इसका एपिथैलेमस। एपी का मतलब क्या होता है भाई? ऊपर होता है। एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर। और ऊपर को हम बोलते हैं अधिचेतक। चेतक किसे कहते हैं? थैलेमस को कहते हैं। न कि महाराणा प्रताप वाले घोड़े की मैं बात कर रहा हूं। हमारे दिमाग में मिलने वाला जो चेतना का जो केंद्र है, चेतक, उसकी बात कर रहा हूं। तो जो डायनसेफेलॉन है उसका जो पहला पार्ट है वो अधिचेतक कहलाता है। और इसको समझने के लिए आप डायग्राम में आ जाइए। ये जो आप डायग्राम यहां देख पा रहे हो, ये इसका एक पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसे कि हमने कहा है थैलेमस का है। इसको हमने क्या कहा है भाई? इसको थैलेमस। और जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर वाला, इसको मैंने कहा है एपिथैलेमस। और जो इसके नीचे वाला पार्ट है, जो इसका लास्ट वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, इसको मैंने कहा है हाइपोथैलेमस। तो ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया। ये 3 पार्ट ही हमने यहां लिखे हैं।
अब एपिथैलेमस में देखिए ये कहाँ होता है, तो आप इस तरह से समझिए कि हमने ये तो पता कर लिया कि डायंसेफेलोन में जो गुहा मिलती है उसका नाम क्या है, उसका डायोसिल है। तो मान लीजिए कि मैं एक गुहा के अंदर खड़ा हूँ, एक ऐसी गुहा के अंदर जिसमें कि CSF भरा हुआ है, और ये मान लीजिए कि मैं इस तरह से खड़ा हो गया हूँ। और अब आप एग्जामिन कीजिए कि गुहा का जो ऊपर का ये पार्ट है, ये वाला, इस पार्ट को मैं कहूंगा एपिथैलेमस। अंदर का ये सारा पार्ट किसमें है, मैं गुहा में खड़ा हूं, तो ये वाला जो ऊपर का पार्ट है वो तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एपिथैलेमस। तो ये वाला जो पार्ट है वो हो गया आपका एपिथैलेमस। ये वाला क्या हो गया, एपिथैलेमस। अब देखिए हम जहां मैं खड़ा हूं तो उसके दोनों तरफ की जो ये दीवारें हैं, इधर वाली दीवार और इधर वाली, लेफ्ट एंड राइट, दोनों तरफ की जो दीवारें हैं वो दीवारें क्या बनाती है, इसका थैलेमस बनाती है। तो देखिए एक दीवार तो ये और एक दीवार ये वाली, तो ये दोनों जो दीवार हैं इनको हम बोलते हैं थैलेमस। इनको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। तो लेटरल वाल जो है वो थैलेमस बनाएगी, और जो अपर वाल है या डोर्सल वाल है वो एपिथैलेमस बनाएगी। तो ये तो इसका पहला पार्ट हुआ और ये इसका दूसरा पार्ट हुआ। अब मेरे जहां फुट पड़े हैं, जहां मेरे जो पांव डूबे हुए हैं और जहां फर्श आ रहा है, उस फर्श को मैं क्या कहने वाला हूं, उस फर्श को मैं कहने वाला हूं हाइपोथैलेमस। तो ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये लो मैं यहां से इसको अलग कर देता हूं, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये कहलाएगा आपका हाइपोथैलेमस। क्या कहलाएगा भाई, हाइपोथैलेमस। तो आपको ये तो पता चल गया कि किस पार्ट, कौन सा पार्ट कहां स्थित है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एपिथैलेमस। तो हमने देख लिया एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये भी हमें पता चल गया डोर्सल वाल को एपिथैलेमस कहेंगे, लेटरल वाल को थैलेमस कहेंगे, और जो वेंट्रल वॉल है उसको हाइपोथैलेमस कहेंगे। अब हम इधर आ जाते हैं, देखिए मैंने यहाँ लिखा है डोर्सल वाल ऑफ डायंसेफेलोन या डायोसिल, थर्ड वेंट्रिकल, यानी पृष्ठ दीवार जो है, पृष्ठ दीवार जो होती है वो क्या कहलाती है, इसका एपिथैलेमस कहलाती है। और जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है, इधर देखिए ये जो एपिथैलेमस है इसका पोस्टीरियर वाला ये वाला पार्ट, और इस पोस्टीरियर पार्ट पे एक ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं पीनियल काय, जो कि मेलेटोनिन हार्मोन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एंडोक्राइन ग्लैंड में हम पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट है केवल यही दिखाई देता है, बाकी ये सारे पार्ट किससे कवर हैं, ये परम मस्तिष्क गोलार्धों से कवर हैं। तो एकमात्र वह भाग जो कि डायंसेफेलोन का नजर आता है जब ब्रेन को ओपन किया जाता है, तो वो कौन सा है, पीनियल ग्लैंड है, जिसे कि थर्ड आई भी हम कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो ये एपिथैलेमस है इसकी विशेषता देखिए, ये कवर किससे है, ये कवर है वही डीएपी जो होता है, तो अंदर की तरफ कौन सी मेम्ब्रेन होती है, पायामेटर होती है। तो ये जो इसकी दीवार है ये कौन सी दीवार है, पायामेटर है। और ये पायामेटर क्या करती है, इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, तो ब्लड कैपिलरीज है तो अंदर की तरफ ये प्रोजेक्शन बनाती है, और ये सारे प्रोजेक्शन मिलकर के अंदर जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसे हम एंटीरियर कोरोइड फ्लेक्सस कहते हैं, अग्र रक्तक जालक, जिसके द्वारा क्या होने वाला है, CSF जो है ब्रेन के अंदर, ब्रेन की गुहाओं के अंदर भरने वाला है। तो इसकी विशेषता हमने देखी कि इसके अंदर पायामेटर अंदर की तरफ धसेगी इस डायोसिल में, तो बनेगा क्या, एंटीरियर कोरोइड फ्लेक्सस, और वो क्या बनाएगी, CSF बनाएगी। तो ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा होती है, और पायामेटर जो है एंटीरियर कोरोइड फ्लेक्सस बना रही है, और साथ में जो पीनियल ग्लैंड है इसके पास में दो छोटे छोटे न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, और ये न्यूक्लियस आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो दोनों न्यूक्लियस है, इन दोनों न्यूक्लियस को हम बोलते हैं हैबेन्यूला न्यूक्लियस, और ये एक सेंटर है किसके लिए, नींद के लिए। तो नींद का जो रेगुलेशन है वो पीनियल ग्लैंड के पास में, या मैं कहूं एपिथैलेमस के पास में पड़े हुए हैबेन्यूलर जो न्यूक्लियाई है उनके थ्रू होता है। अब हम आ जाते हैं थैलेमस में। ये हम जानते हैं कि इसकी जो लेटरल दीवारें हैं, पार्श्व दीवारें हैं, वो थैलेमस बनाएगी, और थैलेमस को हम रिले सेंटर कहते हैं। और रिले सेंटर का मतलब ये होता है सूचनाओं का राजपथ,
यानी सूचनाओं को परम मस्तिष्क तक पहुंचाने वाला जो साधन है वो कौन है? थैलेमस है। तो ये जो थैलेमस है इसे हम रिले स्टेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन कहा करते हैं। और ये जो थैलेमस है इसमें ये रिले सेंटर इसलिए है क्योंकि इसमें ग्रे मैटर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेडुलेटेड फाइबर और साइटोन से मिलकर बनी हुई इसकी दीवारें होती है, इसलिए ये रिले सेंटर है। और ये काम क्या करता है? परम मस्तिष्क को सारी सूचनाओं को आगे प्रमोट करता है। अब आ जाते हैं हम सबसे इस पे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका डायनसेफेलॉन का, जिससे रिलेटेड हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो है आप देख रहे हो इसका लोअर पार्ट है, यानी डायोसिन के जो फर्श का निर्माण करने वाली दीवारें हैं वो हाइपोथैलेमस बनाएगी। वेंट्रल वॉल ऑफ डायोसिन या डायनसेफेलॉन का नीचे वाला पार्ट तो वो क्या कहलाएगा? वो हाइपोथैलेमस कहलाएगा। और ये जो ब्रेन स्टेम होता है उसका हेड रीजन शीर्ष बनाती है। और ब्रेन स्टेम में आप पढ़ते हो डायनसेफेलॉन को। ब्रेन स्टेम में क्या क्या पढ़ते हैं भाई? एक तो डायनसेफेलॉन, एक इसके बाद में मिड ब्रेन, उसके बाद में मेडुला ऑब्लंगेटा और पॉन्स। इन चार चीजों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। और इसका जो शीर्ष है, सिर भाग है, वो कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। और अगर इसके हम पार्ट देखें तो हमें इसके 3 पार्ट नजर आते हैं। देखिए ये हाइपोथैलेमस है और इस हाइपोथैलेमस को यहां देखने पर मुझे एक क्रॉस बनता हुआ नजर आ रहा है इस स्थान पे। और ये जो क्रॉस है इसे हम कहते हैं क्या? ऑप्टिक क्याज्मा। इसको क्या बोलते हैं भाई? ऑप्टिक क्याज्मा। और इसमें एक यहां पर आप व्रंत देख रहे हो, इस व्रंत को हम क्या कहते हैं? इस व्रंत को हम कहते हैं इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम को आपने पढ़ा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पीयूष ग्रंथि है, हमारे शरीर की जो छोटी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, उसको यहां से अटैच करने का काम इनफंडिबुलम के द्वारा किया जाएगा। तो पहला पार्ट इसका ये हो गया, दूसरा पार्ट इनफंडिबुलम हो गया, और तीसरा जो पार्ट है इसका ये वाला है। और ये जो तीसरा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं या कॉर्पस मैमेलेरी कहते हैं। और ये जो है स्तनधारियों में अवशेषी होता है। और हम ये कह सकते हैं कि जो स्तनी वर्ग है उनका विशिष्ट लक्षण होता है। इसी के थ्रू पहचाना जाता है कि ये डायनसेफेलॉन किसका है। तो ये अवशेषी के रूप में मिलने वाला जो कार्पस एल्बिकेंस या कार्पस मैमेलेरी जो है वो तीसरा इसका पार्ट हो गया। तो ये हाइपोथैलेमस। तो हमने ये इसकी स्ट्रक्चर देखी। अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या है भाई। हाइपोथैलेमस के फंक्शन मैंने 7 लिखे हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायनसेफेलॉन के फंक्शन हाइपोथैलेमस को मिक्स करके हम पढ़ने वाले हैं। देखिए मैंने फंक्शन में लिखा है सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन का मतलब संवेदी जितने भी क्रियाएं होती हैं, संवेदी जो सूचनाएं होती है उनको पहुंचाने का काम डायनसेफेलॉन करता है। फाइटिंग का मतलब क्या होता है? लड़ना या प्रतिरोध करना। तो जो भी एडवर्स कंडीशन होगी उनका हार्मोनल कंट्रोल जो किया जाएगा वो हाइपोथैलेमस के रेगुलेशन में किया जाएगा। इसलिए ये आपको प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने वाली है। फीडिंग का मतलब होता है अशन या भोजन करना। उसके लिए आपको ट्रिगर कौन देगा? ट्रिगर यही देगा, क्योंकि आपको भोजन जब ही करोगे जब आपको भूख लगेगी। और भूख का एहसास, जो भूख का केंद्र है वो किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास। फीलिंग आप क्या महसूस कर सकते हैं? बहुत सारे संवेग बॉडी में उठते हैं, 16 तरह के संवेग होते हैं, मनोविज्ञान में आपने पढ़े होंगे। तो फीलिंग्स के लिए भी इसमें यहाँ सेंटर होगा। मेटिंग का मतलब आप जानते हो मैथुन क्रिया हो गई। और फीलिंग का मतलब आप जानते हो महसूस करना। तो ये जो सारे कार्य हैं वो इसके रेगुलेशन में किए जाएंगे। मैंने यहाँ सेंटर लिखे हैं कि जो हाइपोथैलेमस है उसमें बहुत सारे सेंटर मिलने वाले हैं। तो ये जो सेंटर है वो कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर लिखा है प्रेस्पायरेशन। इसका मतलब पसीने का जो केंद्र है, पसीने का जो केंद्र है वो किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास है। उसके बाद में प्लेजर की बात करते हैं। प्लेजर का मतलब होता है खुशी, किसी को खुशी, किसी को गम, किसी को थोड़ा तो किसी को ज्यादा। जो सूचना है वो हाइपोथैलेमस के पास है। एक टेम्परेचर यानी ताप का केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस है। थ्रस्ट का केंद्र कौन है?
भूख का मतलब आपको कितनी एपेटाइट लगी हुई है, भूख लगी हुई है, उसका सिग्नल भी आपको हाइपोथैलेमस, यानी ये जो पार्ट है ये वाला करने वाला है। और एक लव और हेट, प्यार और घृणा, प्यार और जो नफरत है उसका जो केंद्र है वो भी किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास है। और सेक्सुअल बिहेवियर, जो लैंगिक व्यवहार है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है, या मैं कहूं कि मैटिंग से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है वो सारी की सारी कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करने वाला है। इसके बारे में देखिए, अब यहां मैंने सैटिस्फैक्टी लिखा है, यानी ये सेटिस्फैक्शन से संतुष्टि का जो केंद्र है। आप संतुष्टि, जो संतुष्टि होगी इसका मतलब आप समझते हो कि संतुष्टि का मतलब यहाँ ये है कि हम कहीं भोजन करने जा रहे हैं और आपका फेवरेट भोजन मिल गया, बहुत खा रहे हो, इच्छा हो रही है, लेकिन फिर सिग्नल आता है अरे भाई पेट भर गया, अब कोई भूख के लिए जगह नहीं बची, तो ये कौन ट्रिगर दबाएगा, हाइपोथैलेमस दबाएगा। और उसके बाद में ब्लड प्रेशर, रक्तदाब को कंट्रोल करना, और स्लीप का मतलब आप जानते हैं निद्रा, उसके लिए जरूरी जो सूचनाएं हैं उनका संधारण और संचार कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। और इसी कारण जो हाइपोथैलेमस है वो एक तरह का पुल है। ब्रिज का मतलब क्या होता है भाई, पुल है। और ये पुल किसके बीच में है, एक तरफ तो इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, एक तरफ तो कौन होता है भाई, नर्वस सिस्टम, यानी ये तंत्रिका तंत्र, और साथ में अंतःस्रावी तंत्र, दोनों के बीच में पुल का काम करने वाला है अंतःस्रावी तंत्र। इन दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। और अगर आपसे हाइपोथैलेमस के फंक्शंस के बारे में पूछा जाए, इसके सेंटर्स के बारे में पूछा जाए, तो आप ये सारे फंक्शन जो हैं, ये सारे जो फंक्शन है ये किसके लिखोगे, या हाइपोथैलेमस के फंक्शन है, सारे सेंटर्स। और इसीलिए हम हाइपोथैलेमस को और कुछ कई नामों से जानते हैं। एक मैंने बताया क्रॉस ब्रिज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसके साथ में आप देखिए इसका और क्या नाम है, इसका नाम है मास्टर ऑफ मास्टर। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मास्टर का भी मास्टर होम्योस्टेसिस की क्रिया को कंट्रोल करने के लिए या मास्टर ग्लैंड के ऊपर भी कंट्रोल रखता है, इसलिए ये मास्टर ऑफ मास्टर हो गया। एक सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। इसका मतलब आप समझ गए कि जो अंतःस्रावी तंत्र है उसका जो सुप्रीम कमांडर है वो भी कौन है, हाइपोथैलेमस है, क्योंकि इसका जो इन्फेंडिबुलम पार्ट है वो आपकी मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और मास्टर ग्लैंड जो है बाकी की जो बॉडी के अंदर अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने फॉर ब्रेन का पार्ट 2 या मैं कहूँ कि कंप्लीट फॉर ब्रेन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मिड ब्रेन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।